नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, 6 चरणों के मतदान में देश ने तीसरी बार भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार को कर दिया पक्का। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को बताया घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए दिग्गजों ने प्रचार किया तेज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में की जनसभा, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल के नाहन में रैली को किया संबोधित। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने सर्राफा व्यापारियों की दुकानों और डेवलपर्स के कार्यालयों पर की छापेमारी। 26 करोड़ रुपए नकदी समेत 90 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर पुलिस हिरासत में। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल पहुंच हालात का लिया जायजा। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी डे केयर में 6 बच्चों की मौत। भाजपा ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार शासन को ठहराया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक संवेदना। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 अनुग्रह राशि देने का ऐलान। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर। आज रात चक्रवात के बांग्लादेश और बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर बाद से उड़ानें निलंबित। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन को घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी इनकी सरकार बनती है, ये लोग इसी आधार पर फैसला लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 में अपने घोषणा पत्रों में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए अब इंडी वाले मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्वांचल को माफिया का ठिकाना बना दिया गया था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने 5 साल में 5 प्रधानमंत्री को लेकर भी इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया
कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। साल 2005 से 2020 के बीच बिहार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके कार्यकाल में 4 लाख रोजगार और सृजित किए जाएंगे। आप जरा याद करिए, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने 2020 में एक साथ से तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है। और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब हम किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं हम किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मीडिया में किसानों की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी की बात होती है। जब हम मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है। कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की गाड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। पश्चिम बंगाल से कल 318 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां राज्य में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के दौरान हिंसा और तनाव के संबंध में हुई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिस आफ्ताब ने ये जानकारी साझा की। आरिस आफ्ताब ने बताया कि दिन भर में चुनाव आयोग को 2100 शिकायतें मिली थी। सबसे ज्यादा 247 गिरफ्तारियां पूर्वी मिदनापुर जिले में की गई। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर प्रधानमंत्री के एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। लोकसभा चुनाव में हो रही वोटिंग से जुड़ी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर चरण के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा की संख्या बेहतर होती जा रही है। लोग 2 पहलुओं पर अपना जनादेश दे रहे हैं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाना और दूसरा ममता बनर्जी के भ्रष्ट शासन को खारिज करना, जो कि कुशासन और हिंसा से भरा हुआ है। आगामी 4 जून को पश्चिम बंगाल इस बार 400 पार की उपलब्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होगा। और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पर 7वें चरण में मतदान होना है। गोरखपुर सीट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने फिर से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। रवि किशन पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बातचीत के दौरान कहा कि काम किया है, जनता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। रवि किशन हमारे साथ हैं, गोरखपुर के बीजेपी उम्मीदवार हैं। धुआंधार देख रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। हाँ, मोदी जी के लिए, योगी महाराज जी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, कमल के निशान के लिए जान झोंकने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। 19 करोड़ कार्यकर्ता आज कहें तो शहीद हो जाए अपने इस देश के लिए। क्या आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं? आप यहाँ से निवर्तमान सांसद भी हैं, फिर से उम्मीदवार है, क्या बता रहे हैं आप जनता को? आंख से बताना कुछ नहीं है, सब सड़क पे खड़ा है, सड़क चमचमा रही है, क्रूज चल रहा है पानी में, काम है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, जहाज है, रेलवे स्टेशन है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, बताना कुछ नहीं। लोग ताका और वोट करा, ये देखला पा गईला, वोट करा, ये मिला था, वोट करा। भोरे सवेरे खाना खा रहे हैं 3 बार गरीब आदमी, मोदी जी का अनाज है, सब कुछ पा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वो हार की हताश है, उनको पता चल गया, रिपोर्ट आ गई कि वो लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। हार में आदमी चिड़चिड़ा जाता है। यहाँ के उम्मीदवार के बारे में क्या कहना? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 5 साल दिखाई नहीं दिए तो क्या कहना, कहें उसके लिए जो काम करता हो। जो लोग खाली चुनाव लड़ने आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में आप लोग 80 की 80 दावा कर, हम लोग जीतेंगे, काम किए हैं,
जो बोले हैं सब कुछ किए, हम लोग जीते। इस बार जीतेंगे तो गोरखपुर में क्या कराएंगे? गोरखपुर का कुछ प्राथमिकता बनाएगा बात हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि किशन बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि बहुत सारा काम हुआ है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी और अगर इस बार जीते तो फिल्म सिटी बनाने के काम को आगे बढ़ाएंगे गोरखपुर में, दावा कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखपुर। देश में लोकतंत्र का त्यौहार का महापर्व चल रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर पहल की जा रही है। कई संस्थान मतदाता और मतदान बढ़ाने के लिए वोट अपील कर रहे हैं। ऐसे में जब वाराणसी में आखिरी चरण में मतदान होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले काशी के प्रबुद्धजनों को पत्र लिखकर चुनावी महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की थी। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट भी मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विश्वभूषण मिश्र से डीडी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। काशी विश्वनाथ धाम में हूं मैं और पूरा देश लोकतंत्र के पर्व में लगा हुआ है। मतदान बढ़ाने की कोशिश चल रही है और काशी जो हमेशा से संदेश देता है, बाबा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही कुछ कोशिश है काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से। काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण जी हैं हमारे साथ। विश्वभूषण जी, ये क्या प्रयास है बाबा का आशीर्वाद के रूप में मतदान को लेकर? चूँकि राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय दायित्व है और दायित्व के साथ ही जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में माना जाता है कि अपने दायित्व को निभाना भी धर्म का एक हिस्सा है, धर्म का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ लोग धर्म की भावना के साथ आते हैं, उसके साथ में राष्ट्रीय दायित्व का बोध लेकर भी जाए, इसलिए यहाँ ये जो अपील है उसको इस रूप में भी लगाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मंदिर न्यास लगातार कैंपेन चला रहा है। यानी जो कर्तव्य है मतदान का, उसको आप लोगों ने लोगों को उत्साहित करने के लिए ये होर्डिंग्स लगा दी हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम में लोग स्वतः स्फूर्त होकर आते हैं। अभी आज के दिन में यहाँ प्रतिदिन आने वालों की जो आज 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, आप दोपहर में चिलचिलाते हुए धूप में तब भी यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। हमारे पास 2.5 से 3 लाख लोग रोज आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में। इसी के लिए हम लोगों ने जर्मन हैंगर, मिस्ट फैन और पानी पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन यही सारी सुविधाएं देने के साथ ही मतदान भी लोग करें, जो वहाँ महादेव के धाम के अलावा जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य उसका भी प्रयोग करें। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में चेतना का विस्तार करना, ये भी महादेव की कृपा से करने का विचार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के जो हमारे लोग हैं, न्यासी हैं और हमारे मार्गदर्शक मंडलायुक्त महोदय हैं, इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ और इसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से बम्पर हो मतदान, ऐसा ही सोच है, ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। और आसपास के जो बूथ हैं उनको भी जो है कोशिश ऐसी है कि महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और मतदान भारी संख्या में हो। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और समाचार में अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने सर्राफा व्यापारियों की दुकानों और डेवलपर्स के कार्यालयों पर छापेमारी की। लगातार 30 घंटे चली छापेमारी में टीम ने 26 करोड़ रुपयों की नकदी और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति की दस्तावेज जब्त किए। मिली जानकारी के मुताबिक नासिक, नागपुर, जलगांव की टीम ने यह कार्रवाई की। 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स के परिसर के साथ साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर भी छापा मारा। उनके आलीशान बंगले पर भी एक स्वतंत्र टीम ने निरीक्षण किया। नासिक के सराफा कारोबारी के पास से करोड़ों की नकदी और बेहिसाब संपत्ति मिलने से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग किसी भी विसंगति या छिपे हुए लेन देन को उजागर करने के लिए सुराना ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर्स दोनों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई। घायल हुए 6 बच्चों का अन्य एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार है।
दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात हुए भीषणआग हादसे में जैसा कि हमने बताया कि 6 नवजातों की मौत हो गई। इस घटना से विचलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वहीं आग लगने की इस घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। पीएमओ ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। शनिवार की शाम गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग के नतीजे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। हालांकि आग लगने के कारण का क्या कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से वहां पर उन्होंने मुलाकात की। वहीं इससे पहले राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति कर रही है और इसीलिए जल्द ही भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 की, उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी देश भर में 11वें, विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे थी। आज वो चलती 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 5वें स्थान पे है। 2 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ आंकड़े हैं रिलीज पब्लिक डेटा कि हमारी जो जीडीपी है इस समय $3.95 ट्रिलियन है। $3.95 ट्रिलियन और हम 5वें स्थान पे हैं। और चौथे स्थान पे है जापान जिसकी जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन। अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इस समय 7-8% चल रहा है और जापान फ्लैट पे है तो इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स इफ नॉट ए ईयर कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक्सचेंज रेट को लेके ये चौथे स्थान पे पहुंच जाएगी। और मोदी जी के अगले टेन्योर के दौरान ये डेफिनेटली हम विश्व भर की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होगी। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान रिमाल में बदल जाएगा। यह आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की भी संभावना है। चक्रवात रिमल अगले कुछ घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अब इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि और दीघा इलाके में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू हो गई है। रिमल के आज मध्य रात्रि के करीब बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने के आसार हैं।
भारतीय नौसेना ने चक्रवात रेमल से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत को शुरू करने की एसओपी का पालन करते हुए प्राइमरी कार्रवाई कर ली है। चक्रवात के आज मध्यरात्रि तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। भारतीय नौसेना ने तत्काल तैनाती के लिए HIDR और चिकित्सा आपूर्ति से लैस 2 जहाजों को तैयार कर लिया है। इसके अतिरिक्त सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ डोनियर विमानों सहित भारतीय नौसेना की विमानन संपत्तियां त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए उपकरणों के साथ विशेष गोताखोरी टीमों को कोलकाता में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यक उपकरणों के साथ गोताखोरी टीमें विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर है। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने कोंकण में 26 मई से 31 अगस्त तक सभी प्रकार के जल पर्यटन को बंद करने का निर्णय लिया है। बंदरगाह विभाग और पर्यटन विभाग ने कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में समुद्री किलों की यात्रा, जल पर्यटन और जल खेलों के लिए जेट्टी से प्रस्थान करने वाली नाव सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सिंधुदुर्ग में पर्यटन सीजन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण कुछ देर से शुरू हुआ था और चूंकि सिंधुदुर्ग जिले में अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक थे, इसीलिए स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने समय के विस्तार की मांग की थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिंधुदुर्ग जिले में आने वाले पर्यटकों को बंदरगाह घाट से ही सिंधुदुर्ग किले का दीदार करना पड़ रहा है। उधर समुद्र की मौसमी हालत और मछलियों के अंडे देने के समय को देखते हुए मत्स्य विभाग ने भी 1 जून से 31 अगस्त तक समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते राजस्थान के फलोदी में शनिवार को पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई स्थानों में हीट वेव चलने की संभावना है। मानव दूध यानी कि मां के दूध और उससे बने उत्पादों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सख्त फैसला सरकार ने लिया है। मानव दूध के अनाधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय की इकाई खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने एडवाइजरी जारी की है। FSSAI ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण के संबंध में कई पंजीकृत समितियों के पत्र मिले हैं। देश के सहम कानूनी संस्थान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि FSSAI अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत मानव दूध बेचना गलत है। प्राधिकरण के मुताबिक इस कानून के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण और बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए मानव दूध और उसके उत्पादों के कमर्शियल इस्तेमाल को तुरंत रोका जाए। साथ ही FSSAI ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी कि FBO के खिलाफ कार्रवाई तुरंत शुरू की जा सकती है। प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि मां के दूध के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल FBO का ना तो पंजीकरण किया जाए और ना ही उन्हें कोई लाइसेंस मिले। 26 मई को डीडी किसान चैनल अपना 9वां जन्मदिन मना रहा है। दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को कृषि के लिए एक अलग समर्पित चैनल डीडी किसान को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चैनल का उद्घाटन किया था, जो किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया था। चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना है, ताकि वो अपनी फसलों की बुआई, कटाई और बिक्री के संबंध में जानकारीपूर्ण निर्णय ले सके। किसानों को मौसम मंडी की कीमतों और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के संबंध में शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यह भारत और विदेशों में कृषि के किए गए नवीनतम शोध के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सके। हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। वादियों के दीदार करने के ख्वाहिशमंद देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले
तो पर्यटक झूम उठे। रोहतांग दर्रा में भी 15 फुट से अधिक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के निवेश सलाहकार सलमान फजलुर रहमान ने ढाका के पास भारत की अग्रणी दवा कंपनी सन फार्मा के एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 1 बिलियन से अधिक टैबलेट और कैप्सूल की उत्पादन क्षमता के साथ सन फार्मा का बांग्लादेश में दूसरा निवेश है। यह संयंत्र बांग्लादेश के किसी भी आर्थिक क्षेत्र में पहली फार्मास्यूटिकल इकाई है जो न केवल बांग्लादेश के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, बल्कि बांग्लादेश में निवेश करने के लिए भारतीय व्यवसायों के बीच बढ़ती रुचि को भी दर्शाता है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार। प्रतिभा, विषमता